नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मालिक के पैसे लेकर भागने वाले नौकर के साथ जो हुआ उसका कलेजा बाहर आ गया। कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफिस में घुसते ही सेठ गणपत राव ने सामने कुर्सी पर बैठे अकाउंटेंट यशवंत से पूछा, कोई चेक है? एक नहीं, कई है सर, यशवंत ने मुस्कुराकर कहा। छोटी मोटी रकमों के कुल आधा दर्जन चेक है, एक तो काफी बड़ी रकम का है। आखिरकार चौहान ने पैसे दे ही दिए। सेठ गणपत राव ने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में उलझाकर हंसते हुए कहा, चमत्कार हर युग में हुए हैं। उन्होंने पूरी रकम अदा कर दी है क्या? जी, 50,59,640 रुपये का चेक है, पूरी रकम अदा कर दी है। बहुत अच्छा, अब तो तुम बैंक जाने की तैयारी कर रहे होगे। बैंक जा रहे हो तो 20 लाख रुपए निकलवा लेना। मुझे गजेंद्र के यहाँ जाना है, वहाँ से लौटकर लोनावाला वाली ज़मीन देखने जाऊँगा। हो सकता है कुछ एडवांस देना पड़े। चेक पर तुम खुद ही दस्तखत कर देना, तब तक मैं एक ज़रूरी काम निपटाए लेता हूँ। ठीक है सर। हमेशा से ऐसा ही होता आया था, उन दिनों से जब यशवंत नवयुवक था और यहाँ काम करने आया था। शुरू में इस कंपनी में केवल गणपत राव थे और सारा काम वह खुद ही देखते थे, जबकि इस समय उनकी कंपनी में काफ़ी लोग काम कर रहे थे। आजकल उनका कारोबार भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। वह जिस चीज़ में हाथ लगा देते थे वह सोना हो जाती थी। यशवंत को उनके एक एक पैसे के बारे में पता था। सेठ गणपत राव के पास अरबों की दौलत थी। यशवंत इस बात से हैरान था कि इतनी दौलत का वह करेंगे क्या? दुनिया में उनका एक भी रिश्तेदार नहीं है। आखिर यह दौलत वह किसके लिए जमा कर रहे हैं? सेठ गणपत राव को कामों से ही फुर्सत नहीं थी। वह पैसा कब और कहाँ खर्च करते, वह तो बस काम करने और व्यस्त रहने के आदी थे। शायद इसीलिए यशवंत को यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होती थी कि वह इंसान केवल काम करने के लिए जी रहा है। गणपत राव के जाते ही यशवंत ने मेज पर पड़े अखबार को उठाया तो उसकी नज़र सीधे आधे पृष्ठ के एक विज्ञापन पर जाकर ठहर गई। द फ्लाइंग एज। उसने विज्ञापन की हेडिंग एक बार फिर से पढ़ी। धूप में चमकते हिंद महासागर पर सुंदर उड़ान, मेडागास्कर की सुंदर धरती की यात्रा, जहां फूलों की सुगंध आपका स्वागत करती है, वहां जीवन एक नई छटा बिखेरता है। विज्ञापन देखकर यशवंत के दिल में वर्षों से सोई एक चाहत अचानक अंगड़ाई लेकर जाग उठी। विदेश की अनोखी धरती की यात्रा उसकी इच्छा ही नहीं थी, बल्कि जीवन का एक सपना था। लेकिन उसे गणपत राव के यहाँ जो वेतन मिलता था उसमें ऐसी जगहों का सिर्फ सपना देखा जा सकता था। उस वेतन से वह केवल शहर के ही मामूली मनोरंजन स्थलों तक जा सकता था। शायद यही वजह थी कि विज्ञापन देखकर उसका मन मचल उठा था। वहाँ जाने की इच्छा तीव्र हो उठी थी। उसने हमेशा की तरह इस बार भी इस इच्छा को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार दबने के बजाय वह उभरती जा रही थी। शायद वह विद्रोह पर उतर आई थी। वह उसे जितना दबाने की कोशिश कर रहा था वह उतना ही उग्र होती जा रही थी। आखिर क्यों उसके दिमाग में यह विचार बार बार आ रहा था? क्या वह अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता? उसे सेठ गणपत राव की ओर से चेक पर दस्तखत करने का अधिकार मिला हुआ था। बूढ़े सेठ को तो यह भी नहीं मालूम था कि उनके किस अकाउंट में कितना पैसा है। उन्होंने न जाने कितने समय से बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देखा था। वह इधर सिर्फ तरह तरह की जायदादों में रुचि ले रहे थे या फिर निवेश के बारे में सोचते रहते थे। यशवंत का मन ज़्यादा बेचैन हुआ तो वह उठकर टहलने लगा। उसे घूमने जाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत थी वह उन्हें फितरत से पाना चाहता था, जिसे गबन कहा जाता है। लेकिन यह अपराध था। उसने सोचा कि जैसा भी हो
उसे हर हालत में अपनी इस इच्छा का गला घोंट देना चाहिए। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वह ऐसा नहीं कर सका। इच्छा दबाने के बजाय और बलवती होती जा रही थी। साथ ही पैसे हासिल करने का तरीका भी उसके दिमाग में आने लगा था। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा है कि उसे घूमने जाने में परेशानी क्या है, उसे केवल एक चेक पर दस्तखत ही तो करने हैं और दस्तखत करने का अधिकार उसे सेठ गणपत राव ने दे ही दिया है। उसने सोचा कि मोटी रकम निकालकर वह किसी अनजान शहर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेगा। इतना तो वह कमा ही लेगा जितना सेठ गणपत राव देते हैं। उसके दिल ने कहा कि वह 3 सप्ताह की यात्रा पर जाने के लिए अगर कंपनी के अकाउंट से कुछ लाख रुपए निकाल लेता है तो परेशानी क्या है। लेकिन दिमाग ने कहा यह धोखेबाजी होगी। सेठ गणपत राव ने हमेशा उससे अच्छा व्यवहार किया है, आंख मूंदकर विश्वास किया है। उसी का नतीजा है कि चेक पर उसे हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया है। लेकिन गधों की तरह काम भी तो लेता है। उसे जितना वेतन मिलना चाहिए वह भी तो नहीं देता। दिल ने कहा फिर भी वह गलत है। अगर वह कम वेतन देता है तो उसे उससे कह देना चाहिए। उसे इस तरह चोरी नहीं करनी चाहिए। आखिर कुछ लाख रुपए ले लेने से उसका क्या बिगड़ जाएगा। जब स्वाति बीमार हुई थी तो गणपत राव ने उसकी कितनी मदद की थी। दिमाग ने सलाह दी स्वाति शायद वह भूल रहा है कि उस औरत की चीखों ने उसे कितना दुखी किया था। अच्छी बात यह है कि उसका कोई बच्चा नहीं है, वरना वह क्या करता। उसे इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। स्वाति से भी पीछा छूट सकता है। दिमाग ने तर्क किया। यशवंत की नज़रें मेज पर टिकी थी। उसके दिल और दिमाग में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। आज उसे लग रहा था कि किसी ईमानदार आदमी के लिए किसी को धोखा देना कितना कठिन काम होता है। अगर सेठ गणपत राव की ओर से चेकों पर दस्तखत करने का अधिकार न मिला होता तो शायद वह उनके फर्जी दस्तखत करके रुपए निकलवा लेता। यही वजह थी कि वह उसके विश्वास की हत्या नहीं करना चाहता था। मन था कि मान ही नहीं रहा था। उसके तर्क थे कि बस छोटे से खतरे की बात है। इच्छा पूरी करने के लिए छोटा मोटा खतरा तो उठाना ही पड़ता है। लेकिन दिमाग का कहना था कि पता चलने पर गणपत राव पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। यह भी हो सकता है कि अखबारों में विज्ञापन दे दे कि तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। यशवंत ने पूरी ताकत से अपने मन में उठी इस इच्छा को दबाना चाहा। तब दिमाग ने कहा ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम ट्रैवल एजेंसी तक तो जा ही सकते हो। वहाँ से जो प्रचार सामग्री मिलेगी उसे तो देख ही लोगे। बहुत अच्छा, यशवंत धीरे से बुदबुदाया, मैं ऐसा ही करूँगा। उस पूरे सप्ताह वह काफ़ी खुश रहा। उसने कई ट्रैवल एजेंसियों के चक्कर लगाए और वहाँ से तमाम प्रचार सामग्री ले आया। उसने उन्हें ध्यान से और इतनी बार देखा कि उसके एक एक फ़ोटो उसकी आंखों में बस गए। अब उन तस्वीरों को देखते ही उसे लगता कि वह वहाँ घूम रहा है। एक दिन वह अपनी सीट पर बैठा सीटी बजाते हुए उन प्रचार सामग्री को पलट रहा था कि सेठ गणपत राव उसके सामने आकर खड़े हो गए। वह एकदम से शांत हो गया। गणपत राव ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहीं से दौलत तो हाथ नहीं लग गई? अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा सेठ जी, यशवंत ने झेपते हुए कहा। लॉटरी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, सेठ गणपत राव ने कहा। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए तो मेहनत से कमाना, सुकून मिलेगा। गलत रास्ते से आने वाली दौलत से कभी सुकून नहीं मिलता। यशवंत के दिमाग में गणपत राव की ये बातें गूंजने लगी। इस बातों से वह नर्वस होने लगा। गणपत राव यह बात अपने स्टाफ के हर आदमी से कह चुके थे। वह मेहनत पर विश्वास करते थे और दूसरों से भी मेहनत करने के लिए कहते थे। यशवंत बड़बड़ाया, यह आदमी
न जाने किस मिट्टी का बना है, हमेशा काम की ही बातें करता है। आखिर कोई आदमी जीवन में कितना काम कर सकता है? इसे तो आदमी नहीं, चिट्ठी के रूप में जन्म लेना चाहिए था, जो हमेशा काम में लगी रहती है। सेठ गणपत राव के बारे में दिमाग में जैसे ही कड़वाहट पैदा हुई, अरे चेक केस करवाने के बारे में क्या सोचा? मैं कब से समझा रहा हूँ कि सीधी अंगुली घी नहीं निकलता, अभी बहुत समय पड़ा है। दिमाग ने कहा, मूर्ख, तुम डर रहे हो, अभी एक चेक भरो और उस पर दस्तखत करके बैंक से केस करा लो, आखिर इसमें बुराई क्या है? ठीक है, यही करता हूँ। दिमाग ने हार मान ली। यशवंत का दिमाग राजी हो गया तो वह उचित मौके की तलाश में लग गया। 2 दिन बाद सेठ गणपत राव को अपने वकील से मिलने जाना पड़ा। यशवंत को लगा वह इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। उनके आने के पहले वह चेक तैयार करके केस करा सकता है। वह ऑफिस में नहीं रहेंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को शक भी नहीं होगा कि कुछ गलत हुआ है। यशवंत ने चेक बुक उस पर तारीख डालकर पे केस लिखा, लेकिन इसी के साथ डर के मारे रीढ़ की हड्डी पर छिबकली सी रेंगती महसूस हुई, क्योंकि उसने चेक पर पहले कभी यह शब्द नहीं लिखा था। उसे लगा चेक पर लिखे शब्द उसकी व्यवस्था पर हंस रहे हैं। वह चेक मेज पर रखकर उठ खड़ा हुआ। शायद कोई बात उसे विचलित कर रही थी। वह अपनी केबिन में टहलने लगा। उसे लगा स्टाफ के लोग उसे घूर रहे हैं, तो क्या उन्हें उसकी नीयत का पता चल गया है? उन लोगों को कैसे पता चला कि वह धोखेबाजी करने जा रहा है? उसने सिर झटका और भ्रम को दूर किया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुहा रही थी। एक बार उसने फिर से चेक को देखा। वह सोचने लगा कि इसमें कितनी रकम भरी जाए। ट्रैवल एजेंसी से मिली प्रचार सामग्री से पता चल चुका था कि पसंदीदा जगहों पर घूमने के लिए उसे कम से कम 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। उसने तुरंत चेक में यह रकम भर दी। लानत है मुझ पर, उसने खुद को कोसा। मुझे 10 लाख रुपए लिखना चाहिए था। जब बेईमानी ही करके घूमने जा रहा है तो मौज से घूमना चाहिए। उसे हैरानी हो रही थी कि लोग लाखों करोड़ों का फ्रॉड कैसे कर लेते हैं, जबकि वह केवल 10-5 लाख के बारे में ही सोच रहा है। उसे लगा कि अब उसने जो रकम भर दी है उसी में संतोष करना चाहिए। उसने चेक पर दस्तखत किए और केबिन से बाहर आ गया। मैं बैंक जा रहा हूँ, उसने चलते चलते साथियों से कहा। ऑफिस से बाहर आकर वह पल भर के लिए रुका। बैंक पहुँचने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन आज वह सीधे बैंक जाने के बजाय इधर उधर घूमते हुए बैंक जा रहा था। वह पलट पलट कर देख भी रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने किताबों की दुकान के सामने गाड़ी रोक दी और उसके ऊपर लगे बोर्ड को घूरने लगा। इसके बाद गाड़ी से उतरकर एक खोखे से सिगरेट खरीदकर सुलगाई और धीरे धीरे कस लगाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन एक अनजान भैया उसे घेरे जा रहा था। उसे लग रहा था कि लोग उसे घूर रहे हैं, नज़रों से ही उसकी लालत मलामत कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि ईमानदार होते हुए भी वह चोरी करके बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा है। उसके दिमाग में आया कि उसे चेक केस करवाने में देर नहीं करनी चाहिए। जब तक वह चेक केस नहीं करा लेता तब तक उसके दिमाग में इसी तरह की बातें चलती रहेगी। वह लपक कर बैंक पहुंचा। उसने कैशियर के सामने चेक रखकर उसे नोट गिनते हुए देखने लगा। अचानक उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। किसी ने नाम लेकर उसे पुकारा। बराबर वाले क्लर्क ने उसकी ओर इशारा करके कहा, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। यशवंत का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। एक बार तो उसका मन किया कि वह भाग निकले, लेकिन उसे लगा कि उसकी टांगों में भागने की ताकत नहीं है। मैनेजर के केबिन की चंद गज की दूरी उसे बहुत लंबी लग रही थी। मन वहां जाने का नहीं हो रहा था। उसे लगा कि कहीं सेठ गणपत राव को वकील ने यहाँ किसी फाइल की ज़रूरत तो नहीं पड़ गई। वह अपना मोबाइल
ऑफिस में ही छोड़ आया था। ऑफिस में फ़ोन किया होगा तो उन्हें बताया गया होगा कि वह बैंक गया है। हिम्मत करके वह मैनेजर के केबिन में दाखिल हुआ। अब तक वह काफ़ी हद तक संभल चुका था। अभी उसने कैशियर से रुपये लिए नहीं थे, इसीलिए वह अपराधी नहीं था। इस बात ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके केबिन में दाखिल होते ही मैनेजर ने कहा, वकील के ऑफिस में सेठ गणपत राव की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचिए। यशवंत जैसे एक भयानक सपने से जागा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। वह खामोशी से घूमा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी कैशियर ने कहा, यशवंत केस तो लेते जाइए। कैशियर की बात का जवाब दिए बगैर वह कार में जाकर बैठा। कार तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ी। अगला 1 घंटा उसका बेचैनी से गुजरा। वह अस्पताल पहुंचा तो सेठ गणपत राव की मौत हो चुकी थी। वकील के ऑफिस में उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। अस्पताल से उसे वकील के ऑफिस जाना पड़ा। वहाँ वह काफ़ी डरा हुआ था। उसे यही लग रहा था कि वकील उसे अर्थपूर्ण नज़रों से देख रहा है। अनायास ही उसका हाथ अपने हेड बैग की ओर बढ़ा। उसने इत्मीनान की सांस ली कि उसने कैशियर से पैसे नहीं लिए थे। अचानक वकील की नज़रें बदल गई। वकील ने कहा, तुम्हें पता है सेठ गणपत राव आज मेरे ऑफिस क्यों आए थे? नहीं, वह थूक निगलकर बोला। वह यहाँ वसीयतनामे पर दस्तखत करने आए थे। जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उन पर दिल का दौरा पड़ गया। वह अपनी तमाम जायदाद और धन दौलत तुम्हारे नाम कर गए हैं। यशवंत को अपना दिल सीने से बाहर आता महसूस हुआ। वह फटी फटी नज़रों से वकील को घूरता रह गया। वकील ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें उनकी मौत का गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? यशवंत ने सहमति में सिर हिलाया। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसने बैंक से वे 5 लाख रुपए नहीं लिए, वरना शायद वह जीवन भर पश्चाताप की आग में जलता रहता।